नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर केदारनाथ धाम से आ रही है, जहां पर एवलांच की जानकारी मिली है। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से एवलांच आया है। एवलांच से लोगों में दहशत का माहौल है। सुमेरु पर्वत पर एवलांच के आने से हड़कंप मच गया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से हिमस्खलन की घटना सामने आई है। सुबह लगभग 7:30 बजे सुमेरु पर्वत से एवलांच आया। हालांकि घटना से किसी भी व्यक्ति के कोई हानि होने की सूचना नहीं मिली है। सुमेरु पर्वत पर एवलांच हुआ और अब से पहले भी देखिए 2 बार ऐसा हो चुका है। हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनुज, एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ एवलांच की जानकारी मिली है। फिलहाल क्या अपडेट है? जी बिल्कुल चारुल, जिस तरीके से ये एवलांच आया हुआ है, सुमेरु पर्वत के ऊपर से जो ग्लेशियर है वो टूट के गिरा हुआ है। लेकिन वही कहा जाए कि ये घटनाएं करीब 2 बार और हो चुकी है। ये तीसरी बार की घटना है कि केदारनाथ में एवलांच आया हुआ है, क्योंकि लगातार चाहे वो पर्यावरणविद हो या वाडिया इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक है, उन्होंने भी इस बात को लेकर के बोला हुआ है कि सरकार को चेताया भी है कि जो मूल स्वरूप है, अगर उसको आप बदलने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एवलांच जरूर आते हैं। अभी तक चारों किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई खबर नहीं आ रही है। लेकिन अगर बात करें वही मंदाकिनी नदी और सरस्वती नदी की, तो उनका वेग अभी फिलहाल तो सही चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से एवलांच आया हुआ है, कहा जा सकता है कि बड़ी घटना भी हो सकती थी कि बाबा केदारनाथ में। लेकिन कई ऐसी सुरक्षा जो दीवारें बनी हुई हैं या कई ऐसे सुरक्षा के जो कारण वहां पे लगाए गए, उसकी वजह से ये एवलांच काफी केदारनाथ मंदिर के काफी दूर से रुक गया है। तो कहा जा सकता है कि बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन अभी फिलहाल अपडेट इस बात का है कि अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है। साथ ही साथ जो नदियों का वेग है वो सुचारू रूप से अभी चल रहा है। जी चारू। चलिए, शुक्रिया अनुज। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ेंगे। देवप्रयाग संगम क्षेत्र के दर्शन करने की अपील सीएम धामी ने की है। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि देवप्रयाग संगम क्षेत्र जनपद टिहरी गढ़वाल में स्थित है। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है। देवप्रयाग से ये नदी पवित्र गंगा के नाम से जानी जाती है। अपील में सीएम ने लिखा कि अपने टिहरी गढ़वाल आगमन पर देवप्रयाग स्थित यहाँ मंदिरों के दर्शन अवश्य करें। ये ट्वीट सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया है, जिसमें उन्होंने लोगों से कहा है और अपील की है कि जब आप टिहरी गढ़वाल के दर्शन के लिए जाएं तो देवप्रयाग संगम जो है उसके दर्शन जरूर करें। यहाँ स्थित मंदिरों के दर्शन जरूर करें। टिहरी गढ़वाल आगमन पर अवश्य दर्शन करें और जाएं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार पूरे शबाब पर है। बीजेपी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह पार्टी प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में लोगों से मुलाकात करने पहुंचे। गारों के पास भौन खोला गांव पहुंचे सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। खबरें हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र की समस्याओं को समझा और ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लोगों से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार है जो लोगों के जीवन के उत्थान के लिए काम कर रही है। बागेश्वर में 5 सितंबर को मतदान है और बीजेपी अपने मौजूद सीट को किसी भी कीमत पर जीतने की कवायद में जुटी है। उधर बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल यानी शनिवार को पार्टी प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में जनसभा की और गरुड़ में रोड शो किया। दरअसल बागेश्वर उपचुनाव के लिए आगामी 5 सितंबर को मतदान होना है और ये उपचुनाव
दोनों ही पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक और जहां बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी की साख का सवाल है, वहीं कांग्रेस के लिए बागेश्वर की सीट और बागेश्वर की जीत लोकसभा चुनाव के लिए संजीवनी का काम करेगी। यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने बागेश्वर उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। साथ ही दोनों पार्टियों ने 40 स्टार प्रचारक उपचुनाव में उतारे हैं, जिससे कि जीत का परचम फहराया जा सके। ये चुनाव हो रहा है। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं हो रहा, कोई आम चुनाव नहीं हो रहा है। ये ऐसे समय में चुनाव हो रहा है जब बड़ी विपत्ति आई। चंदन रामदास जी हमारे बीच में से चले गए, पार्वती दास जी पर ऐसी विपत्ति आ गई। जब हमारे यहाँ कहते हैं ना, जब हम लोगों के यहाँ से किसी के भी यहाँ कोई दिवंगत हो जाता है, कोई स्वर्गवासी हो जाता है, तो पक्ष विपक्ष, चाहने वाले, बैरी, दुश्मन जो भी होते हैं, सब आके कोई फल देता है, कोई फूल देता है, कोई महल जहां है ना, सब लोग जो है उसका हाथ बढ़ाते हैं कि ऐसे समय में वो जो विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं, जो कठिन समय आ गई, वो कठिन समय में सब लोग एक मदद करना की सब अगिल को मनाना। तो मैं पूरी यहाँ में सपन देख मैं ये कह सकता हूँ कि सब लोग एल चंदन रामदास जी श्रद्धांजलि दिनखिना उनर धर्म पत्नी पार्वती दास जी दगड़ अगिल को जो है सब लोग आशीर्वाद देने की नागिल का। तो देखिए, बागेश्वर सीट इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए साख का सवाल बन चुकी है, और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस लगातार स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रही है, प्रचार कर रही है। बीजेपी चाहती है कि मौजूदा सीट पर अपना कब्जा जमा पाए, क्योंकि ये सीट बीजेपी के खाते में है। लेकिन अगर हम बात कर लें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की चाह यही है कि अगर वो इस सीट को जीतती है तो लोकसभा चुनाव से पहले ये संजीवनी का काम करेगी। सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये सीट जीतना बेहद जरूरी। चारुल, जिस तरीके से बागेश्वर उपचुनाव की अगर बात करें तो आज शाम 5 बजे तक ये चुनाव प्रचार जो है थम जाएगा पूरी तरीके से। अगर बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो आज सुबह वो गरुड़ पहुंचे और गरुड़ में वहां से एक्चुअली सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक छटा बिल्कुल अलग दिखाई देती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोगों से, जनता से मिलने के लिए आतुर रहते हैं, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के बिना प्रोटोकॉल के जनता के बीच पहुंचे और लोगों से मुलाकात करी, और उन्होंने पार्वती दास जो चंदन रामदास की धर्म पत्नी है उनके समर्थन में वोट भी मांगा। साथ ही साथ बीजेपी के समर्थन के लिए भी उन्होंने जनता से अपील भी करी। अगर बात करें उपचुनाव को लेकर के, तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी बसंत कुमार है वो भी लगातार मैदान पे, और चाहे बीजेपी खेमा हो या कांग्रेस खेमा हो, दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस उपचुनाव को लेकर के, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की शाख दांव पे रखी हुई है इस चुनाव को लेकर के। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या बीजेपी का पूरा अमला हो, लगातार इस बात को बोल रहा है कि बीजेपी का जो बागेश्वर का उपचुनाव है वो बीजेपी प्रचंड जीत से बहुमत हासिल करेगी। इस तरीके की जीत पूरे उत्तराखंड में पहले कभी नहीं हुई थी। पूर्ण बहुमत से हम पूरी तरीके से बागेश्वर उपचुनाव जीतेंगे। बीजेपी की सरकार, बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो जीतेगा। लेकिन कहा जाता है कि जिस तरीके से राजनीतिक खेमे की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी भी मैदान पे है, उत्तराखंड की लोकल पार्टी यूकेडी भी मैदान पे, बसपा से भी उम्मीदवार मैदान पे, तो कहा जाएगा कांटे की टक्कर जरूर दिखाई देती है। चारों चलिए, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। पिछले दिनों सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। इस कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के पहले अनुपूरक बजट, आयुष नीति, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कार्मिक के प्रस्तावों पर मुहर लगी। वहीं आगामी 5 सितंबर से विधानसभा के प्रस्तावित मानसून सत्र से समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक के मसौदे पर भी चर्चा की गई। कैबिनेट के फैसलों पर ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं।
आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं उत्तराखंड कैबिनेट के अहम फैसले। राज्य आंदोलनकारियों के लिए नौकरी में 10% आरक्षण की मुहर। सरकारी विश्वविद्यालय के लिए अम्ब्रेला एक्ट पर मुहर लगी है। निजी विश्वविद्यालय में भी अम्ब्रेला एक्ट पर मुहर लगी है। वहीं निजी विश्वविद्यालय में राज्य के विद्यार्थियों को 25% प्रवेश और फीस में छूट। अनुपूरक बजट और जीएसटी संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी। दैनिक वेतन, आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को मंजूरी। आयुष नीति और लोक ऋण विधेयक को मंजूरी। आपदा प्रबंधन विभाग में 148 पदों को मंजूरी। एकल पद पर भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 25% प्रतीक्षा सूची भी बनेगी। उत्तराखंड कैबिनेट की ओर से ये अहम फैसले लिए गए हैं। बीजेपी की डबल इंजन सरकार में उत्तराखंड तेजी से विकास कर रहा है और इसके पीछे केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की धामी सरकार है कि वो नीतियां हैं जिन्हें खासतौर पर उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए अमल में लाया गया। राज्य में साल के आखिर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। अपने दिल्ली दौरे पर सीएम धामी ने समिट को लेकर उद्योगपतियों से चर्चा की और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उत्तराखंड सरकार के उठाए गए कदमों की जानकारी निवेशकों को दी। समिट सफल बनाने के लिए सीएम धामी ने FICCI और CII के साथ चर्चा की। इस दौरान सीएम धामी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारे उद्यमी राज्य के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। उद्योगों के लिए हम नई पॉलिसी ला रहे हैं। इस साल दिसंबर माह में हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं। इसमें पूरे देश दुनिया के उद्योग समूह से जुड़े हुए लोगों को हम बुलाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमने अनुरोध किया है कि वह भी हमको अपना मार्गदर्शन आशीर्वाद देने के लिए उसमें आएंगे। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर की 6000 एकड़ जमीन अभी हमने लैंड बैंक के रूप में निकाली है। तो जो देश दुनिया के आज सभी उद्योग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए एक पॉजिटिव माहौल, एक सकारात्मक वातावरण उत्तराखंड के अंदर बढ़ा है। उद्योगों के लिए हम नई पॉलिसी ला रहे हैं। इस साल दिसंबर माह में हम इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का लोगो कल सीएम धामी ने जारी किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लोगों को प्रेरित करने की बात कही। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर FICCI और CII से बात की गई। हमारे उद्यमी राज्य के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का लोगो कल सीएम धामी ने देहरादून में जारी किया और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि मेरी सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का है। आर्थिक दृष्टि से सशक्त राज्य की परिकल्पना आज भी राज्य कर रहे हैं और हमने भी उत्तराखंड को साल 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य रखा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सामूहिक प्रयास के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की अवधारणा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मूल मंत्र को साकार करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ पीस ऑफ डूइंग बिजनेस भी मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी इकॉनमी को मजबूत बनाने के लिए सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च किया। इसके तहत अगले 5 साल में राज्य की GDP दुगना करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पाने के लिए धामी सरकार उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन करने जा रही है, जिसके लिए सरकारी अमला जोरों शोरों से जुटा है। उत्तराखंड चूँकि आज निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश का स्थान बन गया है, वहाँ की हमने जो पॉलिसी है, इंडस्ट्री की पॉलिसी है, MSME पॉलिसी है, टूरिज्म पॉलिसी है, इन सभी पर हमने बहुत सारा विचार करने के बाद जो उसका सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, सरल रास्ता हो सकता है, हाइड्रो की पॉलिसी है, सौर ऊर्जा की नीति है, उन सभी को हमने संशोधित भी किया है
और जो उद्योग समूह के लोग हैं उनके साथ बात करने के बाद उनके जो सुझाव थे उन सुझावों को भी अमल में लाए हैं। देहरादून में हमने इसकी बैठक की है, सभी के सुझाव लिए हैं, यहाँ भी करेंगे, उसके बाद देश के अन्य स्थानों पर भी करेंगे। तो सशक्त उत्तराखंड का मिशन रखा गया है। सीएम धामी ने सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च किया है। अगले 5 सालों में राज्य की जीडीपी को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य को पाने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी ने दरअसल $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य रखा है, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में उत्तराखंड एक अहम योगदान करेगा। इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए सशक्त उत्तराखंड मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है और इसी के तहत ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए उत्तराखंड के जो उद्यमी हैं उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से उन्होंने कहा कि जो उद्यमी हैं उत्तराखंड के, वो दरअसल उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। उत्तराखंड के विकास के लिए नीति आयोग की तरह राज्य में भी सेतु का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। सेतु पर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि सेतु के माध्यम से राज्य के निवेशकों के अनुकूल नीतियां, बुनियादी ढांचे में निवेश, कुशल जनशक्ति की उपलब्धता और गुड गवर्नेंस के जरिए उत्तराखंड में स्वस्थ निवेश के माहौल की नींव रखी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की माने तो राज्य में बेहतर योजना संरचना, प्रभावी नीति निर्धारण, नए उद्यमियों को प्रोत्साहन और विकास कार्य के मूल्यांकन के लिए सेतु यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड का गठन किया गया है। तो नीति आयोग की तरह राज्य में सेतु का गठन, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। सेतु की निगाहों से गुजरेगी सरकार की हर नीति और योजना। नीति और नियोजन में थिंक टैंक की तरह काम कर रहा है सेतु से उत्तराखंड में स्वस्थ निवेश के माहौल की नींव रखी गई है। निवेशकों के अनुकूल नीतियां बनाएगा सेतु। बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित करेगा सेतु। गैर जरूरी अधिनियमों को धामी सरकार ने दरअसल रद्द कर दिया है। 1250 में से 500 अधिनियम सिंगल रिपील एक्ट में तब्दील किए हैं। खबर लक्सर से है, जहां पर प्रखंड और आसपास के देहात क्षेत्रों में बिना कागजात, बिना हेलमेट, तेज आवाज वाले हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे की आवाज निकालने वालों की शिकायत मिलने पर परिवहन विभाग ने शनिवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया। एआरटीओ अनिल नेगी के नेतृत्व में विभाग की टीम ने लक्सर हरिद्वार हाईवे, लक्सर रुड़की और लक्सर खानपुर मार्ग पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। जिन वाहन चालकों के पास कागजात पूरे नहीं थे, उनके चालान काटे गए। टीम ने लोगों को यातायात का पाठ भी सिखाया। ये लक्सर में जो स्कूल वाहन चल रहे हैं उनके चेकिंग का कार्यक्रम चल रहा था, जिसके तहत अभी तक 15-20 वाहनों के चालान हो चुके हैं। इनमें 2 स्कूल बसों को बंद भी किया गया है और कुछ स्कूल वाहनों के मानक पूरे न होने पर चालान हुए हैं। इसके अलावा अन्य वाहनों के भी चालान किए गए हैं। देखिए, जालियां लगवाने के लिए सबको पहले ही कह दिया गया था। स्कूलों के गाड़ियों का सर्वे भी किया गया था कि वे अपने वाहनों पे जालियां पूरी लगा के ही स्कूल के वाहन को संचालित करें। यदि सड़क पे वाहन इस तरह के संचालित पाए गए, स्कूली वाहन जिनमें कि मानक पूरे नहीं हैं, तो उनके विरुद्ध चालान की कार्यवाही सुसंगत धाराओं में अवश्य की जाएगी। एआरटीओ डिपार्टमेंट शोषण कर रहा है, नई गाड़ी को सीज कर रहा है, सिर्फ ये कह के कि साहब इसका जो है रजिस्टर्ड नहीं हुई, जबकि गाड़ी जो है अभी शोरूम से आई है। हमारे एजेंट ने कहा मंडे में गाड़ी को भेज दें, लेकिन हमारे साहब उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भले ही बच्चे बीमार हो जाएं, चिलबिलाते रह जाएं इस गर्मी में, उन्हें कोई परवाह नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करनी है, ये मेरा कहना है। पता नहीं कितनी बार डिपार्टमेंट कहता है रैलियों में गाड़ी भेज दो, यहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो, सारे हुक्म बजाते हैं हम लोग, लेकिन कोई जब उस समय अफसरी है ये ऐसा करो वैसा करो, लेकिन अगर हम छोटी सी भी रिक्वेस्ट करें कोई सुनवाई नहीं है। साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया गया है।
संजय, आवाज आ रही है आपको? संजय, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, तो संजय का रुख करेंगे। ये फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया गया है। तो एआरटीओ की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया है। वाहन चालकों को यातायात का पाठ सिखाया गया है। हाईवे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है। बहादुराबाद थाना इलाके में अवैध खनन लगातार जारी है। अवैध खनन का खुला खेल फर्रुखाबादी। चौकी शांतर शाह इलाके में अवैध खनन हो रहा है। बेखौफ होकर खनन माफिया अवैध खनन कर रहे हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर अवैध खनन चल रहा है। बहादुराबाद थाना इलाके में अवैध खनन और अवैध खनन का खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़े हैं। संजय, अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए चारुल, लगातार हम देखते हैं कि अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन और खनन विभाग की टीम लाख दावे करती है कि अवैध खनन रुक गया है, लेकिन जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है और वहां देखती है कि जो खनन का खेल है वो दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक चलता है। यानी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत हो सकती है। इसको लेकर अब जब हमने लगातार इस तरह की खबर दिखाई तो कहीं ना कहीं जो खनन माफिया है उनमें हड़कंप मच गया है। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से इस अवैध पर लगाम लगती है और किस तरह से प्रशासन इन माफियाओं पर कार्रवाई करता है। चारुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय।